देखी थी और उस विशिष्ट अवस्था के लिए हमने कार्य का मान भी ज्ञात किया था बच्चों। अब हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। हमने वो विशिष्ट अवस्था देखी थी किसी स्थिति में नियत दाब पर किया गया कार्य। अब हम स्थिति बदल रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि मान लीजिए कि दाब का मान कांस्टेंट नहीं है, दाब का मान लगातार बदल रहा है। जब दाब का मान लगातार बदल रहा हो तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से कार्य का मान निकाला जा सकता है? मान लीजिए कि ये एक ग्राफ है जो दाब P और आयतन V के मध्य खींचा गया है, जहां पर दाब P का जो मान है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है और V का जो मान है वो इस साइड में बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम बिंदु ज्यादा राइट में लेंगे, बिंदु यहां की बजाय यहां लेंगे तो आयतन का मान अधिक होगा, और बिंदु अगर नीचे की बजाय ऊपर लेंगे तो इसका मतलब यह है कि दाब का मान अधिक होगा। यानी बिंदु जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा निर्देशांक बिंदु, आपका मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे बिंदु बाएं से दाईं ओर बढ़ेगा तो आयतन के मान में वृद्धि को दिखाता है। मान लीजिए किसी समय दाब और आयतन का जो मान था उसके अनुसार हमने एक पॉइंट यहां पर बना दिया, जो भी दाब और आयतन के मान थे निर्देशांक P1 V1, और दूसरी स्थिति में जो दाब और आयतन के मान थे वो थे P2 और V2। और ये जो परिवर्तन हुआ है मध्यवर्ती अवस्थाओं के पर भी अगर हम बिंदु लगाएं और उन सबको मिलाएं तो मान लीजिए कि ये ग्राफ ऐसा हमें प्राप्त हो रहा है। कैसा भी प्राप्त हो सकता है, जरूरी नहीं है इसी प्रकार का हो। ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये ग्राफ एक सीधी रेखा भी हो सकता है, एक ढलान वाली वक्र रेखा जो हमने बनाई है उस तरह का भी हो सकता है, जिगजैग प्रकृति का भी हो सकता है। यानी कि ये दोनों बिंदुओं के मध्य का ग्राफ इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आयतन V1 से V2 हुआ है और जो दाब P1 से P2 हुआ है उस दौरान जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन किस प्रकृति का है। क्या परिवर्तन प्रारंभ में तेजी से और बाद में धीमी गति से हुआ है? क्या प्रारंभ में परिवर्तन धीमी गति से और बाद में तेज गति से हुआ है? क्या परिवर्तन हमेशा एक जैसा रहा है? क्या परिवर्तन इस प्रकार से हुआ है कि कभी दाब और आयतन के मान बढ़े हैं और कभी घटे हैं? तो उस बात पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कैसी होगी, लेकिन कोई ना कोई रेखा इनके मध्य अवश्य ही आएगी। अब अगर मैं इस ग्राफ को बंद कर दूं तो इस ग्राफ को बंद करने का एक सिंपल तरीका यह है कि ऊपरी रेखा तो बनी हुई है, इसे आप नीचे इस अक्ष पर मिला दीजिए। अब आपका प्रश्न ये आ रहा होगा कि भाई इसे आयतन अक्ष पर ही क्यों मिलाया? ये ग्राफ जब इस प्रकार का था हमारे पास में तो हम इसे चाहते तो इधर भी तो मिला सकते थे, तब भी तो ये बंद हो जाता। बिल्कुल सही बात है, वह इधर मिलाते तो भी बंद हो जाता। लेकिन जो हम सूत्र देख रहे हैं बच्चों, उस सूत्र में हम देख रहे हैं P इंटू डीवी, यानी हमें जो परिवर्तन लेना है वो आयतन में परिवर्तन लेना है। मुख्यतः जब हम समाकलन करेंगे तो आयतन में परिवर्तन के सापेक्ष करेंगे, इसलिए हमने इसे आयतन अक्ष पर मिलाया है, जिससे ये क्लियरली पता चल रहा है कि आयतन का मान प्रारंभ में V1 था और अंत में V2 हो गया। ठीक है, यानी जब भी हम कार्य का मान निकालेंगे तो आयतन में परिवर्तन के सापेक्ष ही कार्य का मान हम ज्ञात करने वाले हैं। इसे मैं मिटा करके एक रेखा बना देता हूं इसकी जगह। ये एक रेखा मैंने यहां पे बना दी। अब देखिए बच्चों, मुझे कार्य का मान निकालना है तो उसके लिए हमने मान लिया कि कोई निकाय ऐसा है जो प्रारंभ में उस निकाय का जो दाब था वो P1 था, आयतन V1 था, और किन्हीं परिस्थितियों में निकाय की अवस्था में परिवर्तन हुआ और इसका जो दाब है वो भी बदल गया, P2 हो गया, और आयतन है वो भी बदल गया, V2 हो गया। क्योंकि दाब कांस्टेंट नहीं है, इसलिए अगर हम इस पूरे प्रक्रम में कार्य निकालना चाहें जो कि W बराबर P इंटू डीवी का इंटीग्रेशन होता है, तो इसमें दिक्कत ये होगी कि डीवी से हमें पता चल रहा है कि आयतन के हमें दो मान लेने हैं, एक अंतिम मान V2 और एक प्रारंभिक मान V1, जो कि हमारे पास उपलब्ध भी है। लेकिन यहां पर P जो है वो एक ही मान के रूप में दिया हुआ है, यानी कि हम P के दो मान नहीं ले सकते, P का हमें एक ही मान लेना होगा कार्य निकालने के लिए। तो परेशानी यह है कि P का जो एक मान हमें लेना होगा वो हम P1 लें या P2 लें, और या फिर P1 और P2 के मध्य का कोई मान लें। हम P1 लें, P2 लें, या P1 और P2 के मध्य का कोई मान लें।
ये हमें देखना होगा यहाँ पर बच्चों। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। लेकिन अगर हम इसमें एक कार्य करें कि मैं इस पूरे अवस्था परिवर्तन में जिसमें दाब का मान P1 से लेकर के P2 तक चेंज हुआ है और आयतन का मान V1 से लेकर के V2 तक चेंज हुआ है, इस पूरे अवस्था परिवर्तन में जो किया गया कार्य है, मैं अगर टुकड़ों में निकालूं तो उसका एक बेनिफिट होगा। टुकड़ों में निकालने से फायदा क्या होगा ये हम देखेंगे। मान लीजिए कि इस पूरे ग्राफ में मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, एक पॉइंट मैंने ये पहला लिया और दूसरा पॉइंट मैंने ये लास्ट वाला लिया। तब परेशानी ये होती है कि हमारे पास में जो दाब का मान होता है, एक तो होता है P1 और दूसरा जो होता है वो होता है P2, और P1 और P2 में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन मैं अगर दो बिंदु बहुत पास पास में ले लूं, ये मैंने बहुत पास पास में ले लिए, इतने पास में कि पहले बिंदु पर दाब का मान और दूसरे बिंदु पर जो दाब का मान है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो, ये और ये तो देखो हमने थोड़ी सी दूरी पर बनाए जिससे ग्राफ में आपको अंतर दिखाई दे, ठीक है, जिससे ग्राफ में आपको क्या करे, अंतर दिखाई दे। अब मान लीजिए ग्राफ ऐसा है, अगर मैं इसमें जो पॉइंट है वो इस तरीके से बहुत पास में ले लूं, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है वो बिल्कुल इसके जस्ट टच करके मैंने ले लिया, बिल्कुल जस्ट टच करके मैंने ले लिया, तो एक पॉइंट पर दाब का मान ये होगा और दूसरे पॉइंट पर भी दाब का मान लगभग लगभग इतना ही होगा। यानी कि अगर हम अल्प परिवर्तन के लिए निकालें, आयतन में अल्प परिवर्तन के लिए निकालें, तो दाब के मान में परिवर्तन तो आएगा। P1 से लेकर के P2 तक चेंज तो हुआ, P1 से P2 का मतलब ये है कि दाब के दो मान तो हमारे पास में आ रहे हैं, लेकिन वो दोनों मानों में अंतर इतना कम है कि इसे कांस्टेंट माना जा सकता है। तो अगर हम निकाय में आयतन के अल्प परिवर्तन के लिए किया गया कार्य निकालना चाहे तो वो हो जाएगा डेल W बराबर P डेल V। अब अगर इसी तरीके से मैं और भी थोड़े छोटे छोटे से हिस्से बनाकर उनके लिए कार्य निकालना चाहूं तो ऐसे इसके 20 भाग, 25 भाग, 40 भाग, 100 भाग कर देते हैं, उन 100 भागों के लिए हम कार्य निकालें और उसे जोड़ देवें तो हमारे पास में इस आयतन V1 से V2 तक होने वाले परिवर्तन का कुल कार्य आ जाएगा। तो हम ऐसा ही कर देते हैं, सारे जो किए गए कार्य हैं उनको जोड़ देते हैं, इसको हम डेल W1 कहें, 2 कहें, 3 कहें। तो अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास बच्चों क्या आएगा, डेल W1 प्लस डेल W2 प्लस डेल W3, इस तरीके से हमारे पास में आएगा लेफ्ट साइड में। और जो राइट साइड है उस राइट साइड में भी हमारे पास में बहुत सारे पद होंगे। डेल W1 के लिए हमारे पास में होगा P1 इंटू डेल V1 प्लस P2 इंटू डेल V2 प्लस P3 इंटू डेल V3 प्लस P4 इंटू डेल V4। यहां पर P2 का मतलब इस P2 से नहीं, यहां P2 का मतलब है दाब के द्वितीय मान से, दाब का तीसरा मान। जो हमने ये छोटे छोटे से हिस्से बनाए इनमें दाब का कोई ना कोई मान रहा होगा, उस मान से है। तो अब अगर मैं इनको जोड़ूं तो एक तरीके से हमारे पास में लेफ्ट में भी एक श्रृंखला प्राप्त हो रही है और राइट में भी एक श्रृंखला प्राप्त हो रही है, जिससे आप सब गणित के छात्रों यदि एक जैसे पदों का योग हो, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, तो इसे आप लिख सकते हो समीशन ऑफ x। तो इसी प्रकार से लेफ्ट में हमारे पास में बहुत सारे पदों का एक योग प्राप्त होगा जिसे हम कहेंगे समीशन ऑफ डेल W, और राइट में भी हमें बहुत सारे पदों का योग प्राप्त होगा जिसे हम कहेंगे समीशन ऑफ P इंटू DV, जहां पर V1 से लेकर के और V2 तक DV का मान, सॉरी डेल V, जो डेल V है उसमें V का जो मान है वो V1 से लेकर के V2 तक परिवर्तित होगा। यदि हम ये डेल V बहुत अल्प लें, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, डेल V बहुत अल्प लेने का मतलब क्या है, दोनों जो बिंदु हम ले रहे हैं वो एक दूसरे के बहुत पास में ले लेंगे। ये इस तरीके से हमने ग्राफ बनाया था। डेल V अल्प लेने का मतलब क्या है, एक बिंदु अगर मैंने यहां लिया है तो जो दूसरा बिंदु है वो इसके इतना निकट लिया जाए कि V के मान में जो परिवर्तन हो रहा है या V के जो दो अलग अलग मान हमें प्राप्त हो रहे हैं वो दो अलग अलग मान इतने करीब हो कि उसे हम एक ही मान सके। ये रेखाएं ज्यादा बन गई इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा वापस से बना देता हूँ। ये मैंने इसके पास में एक और बिंदु बना दिया, तो इस बिंदु के सापेक्ष ये P का मान और इस बिंदु के सापेक्ष ये P का मान है, थोड़ा नीचे बन गया, ये इस बिंदु के सापेक्ष P का मान, ये दोनों P के मान एक दूसरे के इतने निकट हो कि हम इसे एक ही मान सके, कांस्टेंट मान सके, अलग अलग मानने की बजाय।
ठीक है, देखो डेल वी में वी में तो परिवर्तन लेना ही है हमें। हमारे लिए समस्या क्या थी? हमारे लिए समस्या ये थी कि हमें इस समीकरण में पी का एक ही मान चाहिए, दो मान नहीं चाहिए। ठीक है, पी के मान में परिवर्तन नहीं चाहिए हमें, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, अब अगर मैं लिमिट लगा दूं कि डेल वी का मान हमें बहुत छोटा लेना है, तो इससे फायदा ये होगा कि पी के जो दो मान हमें प्राप्त हो रहे हैं वो और भी ज्यादा क्लोज प्राप्त होंगे, और भी ज्यादा निकट प्राप्त होंगे, और उन दोनों की जगह हम एक मान रखेंगे तो उसमें जो त्रुटि होगी वो कम होगी। जैसे एक मैंने मान लीजिए बिंदु यहां लिया और एक बिंदु यहां लिया, तो पी के मान एक दूसरे से दूर है, लेकिन अगर मैं और पास में ले लूं तो कम दूर होंगे, इससे ज्यादा पास में लूं तो और कम दूर होंगे, यानी पी के मान में जो अंतर आएगा वो उस समय न्यूनतम आएगा जब बिंदु एक दूसरे के ज्यादा पास में होंगे। यानी आयतन में परिवर्तन अगर हम कम लेंगे तो दाब का जो मान है वो कांस्टेंट मानने में ज्यादा आसानी रहेगी। इसलिए हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि V1 से V2 तक के परिवर्तन में यदि डेल V का मान बहुत अल्प है, अल्प हो, तो क्या होगा? डेल V का मान बहुत अल्प होगा तो क्या होगा? समीशन ऑफ डेल W इज इक्वल टू लिमिट डेल V टेंस टू जीरो। डेल V टेंस टू जीरो मतलब डेल V का मान जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब डेल V का मान बहुत छोटा है। अब इस तरफ जगह नहीं है, यहां पर जगह नहीं है, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं P डेल V, समीशन P डेल V V1 से V2। अब देखिए दो चीजें हैं, जब भी हम ये डेल V इस तरीके से लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये जो डेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी में कन्वर्ट हो जाएगा। डी में क्यों कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि हम परिवर्तन बहुत अल्प ले रहे हैं। और यहां समीशन ऑफ डेल वी का मतलब क्या है? यहां डेल डब्ल्यू का मतलब है एक थोड़े से परिवर्तन के लिए किया गया कार्य, और समीशन का मतलब क्या है? ऐसे जितने भी कार्य आपने निकाले उन सबका योग। तो हमने जो कार्य निकाले वो कहां से कहां तक निकाले? इस बिंदु से इस बिंदु तक निकाला, यानी कि हमारे पास में एक तरीके से लेफ्ट साइड में क्या आ गया? सभी कार्यों का योग, यानी कि कुल कार्य W बराबर, जैसे ये लिमिट हटेगी तो जो डेल वी है वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? डेल वी हो जाएगा चेंज डीवी में, P की जगह P है, और यहां पर आपके पास में ये जो समीशन है इसकी जगह आ जाएगा इंटीग्रेशन V1 से V2, इंटीग्रेशन V1 से V2। अब आप सोच रहे होंगे भाई समीशन की जगह इंटीग्रेशन कैसे आ गया? तो जोड़ने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका जो है वो सम कर देना है, जो अभी हमने करा, छोटे छोटे भागों में लेकर के उनको जोड़ देना, और दूसरा तरीका जो है वो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन तब किया जाता है जब प्रत्येक अल्पांश में जो परिवर्तन हो रहा है मान का वो एक जैसा नहीं हो, अलग अलग हो, उसमें कोई रिलेशन नहीं हो, आपस में कोई रिलेशन नहीं हो। हम एक मान निकाल करके दूसरा मान जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, दूसरा मान हम नहीं बता सकते हो। और अगर ये जो मान हमें प्राप्त हो रहे, जो हमने पीडीवी यहां समीशन जो लिखा, समीशन ऑफ पीडीवी, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था पीडीवी के बहुत सारे मानों का योग। अगर ये बहुत सारे मान सममित मान हो, सतत मान हो, जिनमें परिवर्तन जो है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हो, एक जैसे हो, तो आप इसकी जगह ये समीशन, डायरेक्ट समीशन भी काम में ले सकते हो। और अगर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अलग अलग मान है, तो ये समीशन जो है वो समाकलन में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पीडीवी का मान आपके पास में एक स्थिति में 2 आ रहा है, दूसरी स्थिति में 3 आ रहा है, तीसरी स्थिति में 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगली स्थिति में 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। लेकिन मान लीजिए कि किसी स्थिति में पी डेल वी का जो मान है वो आपके पास में पी डेल वी का मान किसी स्थिति में, या डीवी का मान किसी स्थिति में 2 आ रहा है, किसी स्थिति में आपके पास में 5 आ रहा है, किसी स्थिति में 3.1 आ रहा है, किसी स्थिति में 2.2 आ रहा है, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है। तब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? जो समाकलन का चिन्ह है उसके, जो समीशन का चिन्ह है उसके स्थान पर समाकलन का चिन्ह लेना होगा। तो ये समाकलन का चिन्ह हमने यहां पर ले लिया है। दूसरी बात है कि जब हम अल्प परिवर्तन के लिए लेते हैं, जब अल्प परिवर्तन के लिए लेते हैं, तब भी ये जो समीशन है ये समाकलन में चेंज हो जाता है। और समीशन के जो मुख्य बिंदु होते हैं, जैसे हमने यहां पर V1 से V2 दो बिंदु लिए, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, ये समाकलन की सीमाएं बन जाती है। तो हमारे पास वापस से वही सूत्र आ गया जो हमने
पिछले दिनों में देखा था कार्य निकालने का, और हमने ये भी कहा था कि इस सूत्र में जो हम कार्य निकालेंगे वो किसके बराबर होगा बच्चों? इसमें हमने कहा था कि इस सूत्र से जब भी हम कार्य का मान निकालेंगे तो वो कार्य जो होगा वो P और V के मध्य बनने वाले ग्राफ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है इस तरीके से, इसको अगर मैं A बिंदु दूं, इसको मैं B बिंदु दूं, इसको मैं नीचे मिला दूं, ये C बिंदु है और इसको यहां मिला देते हैं D बिंदु है, तो हम कहेंगे इस ग्राफ ABCD का जो क्षेत्रफल होगा, इस ग्राफ ABCD का जो भी क्षेत्रफल होगा वही इस इंटीग्रेशन PdV के बराबर होगा, और अगर इसके बराबर होगा तो ये किए गए कार्य के बराबर भी होगा। यानी जो किया गया कार्य है वो ABCD भाग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अगर आपको कार्य निकालना है तो पहले वाला ही जो सूत्र है वो हमारे पास में आ चुका है कि अगर कार्य निकालना है तो हम इस ग्राफ का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। फिर से समझ लेते हैं। परिवर्ती दाब, अगर दाब का मान परिवर्तनशील है तब हम क्या करें? अपरिवर्तनशील था तब तो हमने एक साथ निकाल लिया, तब हमने ऐसे टुकड़े करके जोड़े नहीं, लेकिन जब परिवर्तनशील था तब हमने क्या किया? छोटे 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 टुकड़े किए, प्रत्येक टुकड़े के लिए अपने अलग अलग कार्य का मान निकाला, अलग अलग कार्य का मान निकाला। प्रत्येक छोटे टुकड़े के लिए हमने मान लीजिए डेल डब्ल्यू बराबर पी डेल वी ये मान निकाला, और आयतन V1 से लेकर के V2 तक जितने भी टुकड़े हमारे पास प्राप्त हुए उन सबके मानों को हमने जोड़ दिया। तो लेफ्ट में हमारे पास में डेल डब्ल्यू का समीशन आ गया। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे जो हमने छोटे छोटे कार्य के मान निकाले उनका योग लिया गया है, और राइट में हमारे पास में चूंकि डेल डब्ल्यू के बहुत सारे मान आएंगे तो इसी प्रकार से पी डेल वी के भी उतने ही मान हमारे पास प्राप्त होंगे, तो उनका भी हमने योग कर लिया है। अगर हम आयतन में परिवर्तन बहुत अल्प लें तो हम डेल वी के लिए एक लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट डेल वी टेंड्स टू 0। चूंकि ये हमने लिखा है समीशन ऑफ डेल डब्ल्यू, समीशन ऑफ डेल डब्ल्यू का मतलब होता है कि जितने भी आपने कार्य के मान निकाले उन सबका योग, तो उन सबका योग जो है वो कुल कार्य के बराबर होगा, इसलिए यहां पर इसे डेल डब्ल्यू के समीशन को W से हमने डिनोट कर दिया है। दूसरी तरफ ये जो डेल वी है वो आयतन में परिवर्तन अल्प होने के कारण डीवी में चेंज हो जाएगा, और जो समीशन का चिन्ह है वो समाकलन में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारे पास में कार्य का जो मान है वो आ जाएगा P dV का इंटीग्रेशन। अब P का मान रखिए और V के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो आपके पास में कार्य का मान आ जाएगा। और चूंकि ये सूत्र हम पहले भी देख चुके हैं, हमने देखा था कि इस सूत्र से जब भी हम मान निकालते हैं तो वो मान जो होता है वो पीवी ग्राफ के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो पीवी ग्राफ का जो भी क्षेत्रफल है वो भी आप निकाल करके कार्य का मान निकाल सकते हैं। अगले स्टेप पर हम चलें, अगले भाग पर हम चलें, तो अगला जो भाग है वो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्योंकि हमने तीन चीजें समझ ली। पहली चीज हमने समझी कि ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, दूसरी चीज हमने समझी आंतरिक ऊर्जा क्या है, और तीसरी चीज हमने क्या समझी? तीसरी चीज हमने समझी कि किया गया कार्य कैसे निकाला जा सकता है। अब ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान से सुनिएगा क्या नियम मैं बोल रहा हूं, और इसको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि केमिस्ट्री में इस नियम को आपको अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, अलग तरीके से लिखाया जाता है। हो सकता है केमिस्ट्री में चैप्टर आपके सिलेबस से हट गया हो ऊष्मागतिकी का, या हो सकता है कि नहीं हटाया हो, पर केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंस दिखाई देगा। हालांकि डिफरेंस है नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा आपको कि अलग है, वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये नियम ये कहता है कि कोई भी निकाय है आपके पास में, XYZ कोई भी निकाय हो सकता है, उस निकाय को दी गई ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा, किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा की जो मात्रा होती है, ये ऊष्मा जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। यानी हम कहेंगे दी गई ऊष्मीय ऊर्जा की जो मात्रा है ये दो रूप में काम आती है, या हम कह सकते हैं कि इसके दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ये एक तरीके से ऐसे हो गया कि आपने किसी बच्चे को 100 का नोट दिया। अब ये 100 का नोट जो है ये तो हो गया आपके लिए, क्या हो गया? ऊष्मीय ऊर्जा डेल क्यू, ठीक है डेल क्यू हो गया। और ये जो बच्चा है ये 100 के नोट को दो चीजों में काम में ले रहा है। पहला तो ये इसको काम में ले रहा है यहां से, इस ए स्थान से बी स्थान तक जाने में किराए के रूप में, किराया जो भी लग रहा है। और दूसरा ये इसे काम में ले रहा है, जो बचे हुए पैसे हैं उनको इस प्रकार से काम में ले रहा है कि ये जो बाजार में पहुंचा है, यहां पर विभिन्न प्रकार की सामग्रियां हैं,
उनमें से कुछ सामग्री को खरीदने में। ठीक है, इसी प्रकार से किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा की जो मात्रा है, ऊष्मीय ऊर्जा की जो मात्रा है, वो दो चीजों में काम में आती है। पहला, उस निकाय की अवस्था परिवर्तन के लिए निकाय द्वारा परिवेश पर, निकाय द्वारा परिवेश पर या निकाय द्वारा परिवेश के विरुद्ध किए गए कार्य में। और जो भी शेष ऊर्जा बचती है, वो सारी की सारी शेष ऊर्जा इस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के काम में आती है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जितनी भी ऊष्मा देंगे डेल क्यू, ये किसके बराबर होगी? डेल डब्ल्यू में जितनी ऊष्मा काम आई है और डेल यू में जितनी ऊष्मा काम आई, यानी कार्य करने में और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन करने में जो ऊष्मा काम आई है, वो डेल क्यू के बराबर है। यानी डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। अब मैं इस वाक्य को एक साथ कहना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा की मात्रा निकाय द्वारा किए गए कार्य और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य, के योग के तुल्य होता है। ठीक है, अब मैंने जैसे कि आपको कहा कि केमिस्ट्री में जब आप इसे पढ़ोगे तब आपको थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा। केमिस्ट्री में आप देखोगे कि कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि Q बराबर W प्लस यू, Q बराबर W प्लस यू। अभी हम क्या लिख रहे हैं? डेल Q बराबर डेल W प्लस डेल यू। केमिस्ट्री में आप देखोगे कि यहां इन सब पे से या तो सभी पे से डेल हटा लिया जाएगा, या आप देखोगे कि किसी पे डेल लगा हुआ होगा और बाकी पे हटा हुआ होगा। तो क्या इससे फर्क पड़ रहा है और ऐसा क्यों लिखा गया? ठीक है, देखिए केमिस्ट्री और फिजिक्स में इस तरीके से लिखने का जो अंतर है, वो केवल प्रारंभिक मान को क्या माना गया है ये सोचकर अंतर लिया गया। जैसे मैं ये कहूं कि मैंने किसी निकाय को ऊष्मा दी, मान लीजिए मैंने निकाय को ऊष्मा दे दी, ऊष्मीय ऊर्जा दे दी। ठीक है, निकाय को आपने जो ऊष्मीय ऊर्जा दी वो थी 3 जूल। लेकिन क्या निकाय को केवल आप ही ऊष्मीय ऊर्जा दे रहे हो? दूसरी बात कि क्या जो निकाय को आप ऊष्मीय ऊर्जा दे रहे हो वो सारी की सारी ऊष्मीय ऊर्जा उस निकाय में पहुंच रही है? ये कैसे पता लगाओगे निकाय को कितनी ऊष्मीय ऊर्जा मिली? निकाय को कितनी ऊष्मीय ऊर्जा मिली है ये कैसे पता लगाया जाए? उसको पता लगाने का कोई प्रोसेस तो होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक बर्तन को गैस पे रखा और गैस की जो फ्लेम है उससे पूछ लिया कि बता फ्लेम तूने कितनी ऊर्जा इस निकाय को दी है, तो फ्लेम तो नहीं बता सकती। और बर्तन से पूछे और गैस से पूछे तो वो भी नहीं बता सकता। कोई ना कोई तो ऐसे परिवर्तन होंगे जिन परिवर्तनों से हम ये ज्ञात कर पाएंगे कि उस निकाय को कितनी ऊष्मा मिली है। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास में पानी है। ठीक है, अब पानी को आप एक फ्लेम पर गर्म कर रहे हो और आपको ये पता है कि ये जो फ्लेम है वो 1 मिनट में 3 जूल ऊष्मा जो है वो उत्सर्जित करती है। ये आपको कैसे भी करके पता चल गया, सपोज कैसे भी करके पता चल गया। अब जब आप इस पानी को गर्म कर रहे हो तो आप ये बताओ कि अगर मैं इसे 4 मिनट तक गर्म करूं, कितने मिनट तक गर्म करूं? 4 मिनट तक गर्म करूं, तो 4 मिनट तक गर्म करने पर ये जो ऊर्जा इसे मिलेगी वो कितने जूल मिलेगी? 12 जूल। 12 जूल मिलेगी, डेफिनेटली 12 जूल मिलेगी। अब आप सबने जब ये 12 जूल उत्तर दिया तो सबने एक बात ये सोच करके दिया कि जितनी ऊर्जा इस फ्लेम से उत्सर्जित हो रही है वो सारी की सारी पानी को मिल रही है। आप में से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इस ऊर्जा का कुछ भाग इस बर्तन को भी तो मिल रहा है। आप में से ये किसी ने भी नहीं सोचा कि इस ऊर्जा का कुछ भाग हवा में भी तो जा रहा है। आप में से ये किसी ने भी नहीं सोचा कि ये ऊर्जा जो पानी को दी गई है, क्या पानी इस सारी ऊर्जा को ग्रहण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? आपने ये मान लिया कि पानी को जितनी भी ऊर्जा दी पानी ने ग्रहण कर ली, और ग्रहण कर ली इसलिए 4 मिनट में इसको कितनी ऊर्जा मिल गई? 3 जूल के हिसाब से प्रति मिनट इसको 12 जूल ऊर्जा मिल गई। समझे मेरी बात को? लेकिन क्या वास्तव में जितनी भी ऊष्मा उस फ्लेम ने दी वो सारी की सारी पानी ने ली? तो आप कहोगे और कहीं पर जाए या नहीं जाए,
कुछ ऊष्मा उस बर्तन को गर्म करने में भी जाएगी। यानी पानी को सारी ऊष्मा नहीं मिल रही है। ठीक है। अब हमने निकाय किसको माना बच्चों? हमने निकाय तो पानी को माना, लेकिन क्या पानी को सारी ऊष्मा मिली? पानी को सारी ऊष्मा नहीं मिली। पानी को कितनी मिली? मान लीजिए कि उस फ्लेम ने टोटल जो है वो 12 जूल ऊर्जा दी। उस 12 जूल ऊर्जा में से जो बर्तन है उसको 4 जूल ऊर्जा मिली, और जो पानी है उसे 8 जूल ऊर्जा मिली। तो ये जो पानी है, इस पानी की अवस्था परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में कितनी जूल ऊर्जा काम आएगी बच्चों? हम कहेंगे पूरी 12 जूल काम में नहीं आएगी, ये केवल 8 जूल ही काम में आएगी। कितनी जूल ऊर्जा काम में आएगी? केवल 8 जूल ही काम में आएगी, क्योंकि 4 जूल पानी के पास में है ही नहीं, वो तो बर्तन के पास में है। ठीक है। और निकाय तो हम पानी को मान रहे, तो हम तो पानी को दी गई ऊष्मा की गणना करेंगे। तो पानी को मिली ऊष्मा की गणना कैसे होगी? हम सब जानते हैं एक सूत्र होता है कि किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता स्मॉल एस का जो मान होता है वो 1/m डेल क्यू बटा डेल टी के बराबर होता है। इसको अगर हम इस तरफ लेकर के जाएं, ठीक है, इसको अगर हम इस तरफ लेकर के जाएं तो हमारे पास में आ जाएगा डेल क्यू बराबर एम एस डेल टी, यानी कि एम द्रव्यमान के पानी में डेल टी ताप में परिवर्तन करने पर इतनी ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है। तो चूंकि ये ऊष्मा ताप परिवर्तन के लिए ली गई है, इसलिए इसे डेल क्यू कहा गया है। समझ में आ गई बात कि नहीं? कि हम जब ऊष्मा की गणना करते हैं तो किसी ना किसी राशि में होने वाले परिवर्तन को आधार मानते हुए ही करते हैं साधारणतः। इस वजह से हमने यहां पर ऊष्मा को क्यू नहीं लेकर के क्या लिया है? डेल क्यू लिया है। ठीक है। क्या लिया है? डेल क्यू लिया है। अब मान लीजिए कि इस डेल क्यू में जो अंतिम मान है वो तो है क्यू, और प्रारंभिक मान है वो है 0। तो डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? डेल क्यू बराबर हो जाएगा क्यू माइनस 0 बराबर क्यू। तो आप अब समझ गए होंगे, ये इस साइड, ये जो साइड है वो फिजिक्स है और ये जो साइड है वो केमिस्ट्री है। तो फिजिक्स में हम क्या कहते हैं कि भाई ऊष्मा की जो मात्रा है वो डेल क्यू है, और प्रारंभ में कितनी थी हमें नहीं पता। जबकि केमिस्ट्री में क्या माना गया है? प्रारंभ में कितनी है? 0। प्रारंभ में 0 मानते हुए ऊष्मा की गणना की गई है। और जब प्रारंभ में 0 मानते हुए गणना करेंगे तो जो भी डेल क्यू का मान आएगा उसमें से डेल अपने आप ही हट जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो केमिस्ट्री में डेल क्यू की जगह क्यू क्यों लिया हुआ है? क्योंकि वहां पर यह एजम्पशन किया गया है कि प्रारंभ में जो ऊष्मा की मात्रा है वो 0 है। ठीक है। ऐसा ही दूसरी तरफ भी है, डेल यू और डेल डब्ल्यू में भी, कि वहां एजम्पशन क्या माना गया कि प्रारंभिक कार्य का मान डब्ल्यू 0 है और प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा जो थी वो 0 थी, इसलिए परिवर्तन का मान। अब जैसे मान लो आपको कहे कि आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, तो आप क्या कहोगे कि भाई अभी कितनी है? U2, और प्रारंभ में कितनी थी? U1। माइनस कर दो। लेकिन अगर मैं प्रारंभ में 0 मान लू और अभी U मान लू तो U माइनस 0 बराबर क्या आ जाएगा? U। अब ये दिखने में तो U है, लेकिन एक्चुअल में ये U नहीं है, U माइनस 0 यानी कि डेल U ही है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में केवल लिखने का अंतर है और प्रारंभिक जो मान्यता है उसका अंतर है। प्रारंभिक मान्यता क्या मानी गई है कि प्रारंभ में इन सबके जो मान थे वो 0 थे और बाद में इनके मान जो है वो बदल करके हमारे पास में अलग अलग आ गए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो डेल क्यू है वो क्या है? कितना ऊष्मा उसने ग्रहण की है परिवेश निकाय ने, उसको बताता है। डेल डब्ल्यू अवस्था परिवर्तन में किए गए कार्य को बताता है, और जो डेल यू है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को बताता है। अब देखो, मैंने पहले भी कहा था कि अवस्था परिवर्तन का मतलब बिल्कुल ध्यान रखना, इसका मतलब यह नहीं है कि ठोस से द्रव या द्रव से गैस बने। अवस्था परिवर्तन का मतलब यह है कि किसी भी गैस की अवस्था को बताने के लिए जिन जिन भौतिक राशियों की आवश्यकता है, जैसे गैस के लिए अगर हम बात करें तो गैस के लिए सबसे पहले दाब P की, आदर्श गैस के लिए आयतन V की, ताप T की, गैस के पदार्थ के द्रव्यमान को सही से व्यक्त करने वाली मोल मात्रा म्यू की, पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा की, इन सभी चीजों की जरूरत होती है। इन सभी चीजों की जरूरत होती है। तो इनमें से अगर किसी में भी परिवर्तन होगा, एक में भी,
चाहे 2 में, चाहे 3 में, चाहे चारों में, तब हम कहेंगे अवस्था परिवर्तन हो गया। तो ऐसे ही प्रत्येक पदार्थ के लिए अवस्था परिवर्तन का मतलब है उसकी अवस्था को पूरी तरह से व्यक्त करने वाले जो चर राशियां हैं उन राशियों में होने वाला परिवर्तन, उन राशियों में होने वाला परिवर्तन। ठीक है। अब एक और खास बात, कभी कभी क्या होता है बच्चों, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे, आपके केमिस्ट्री में शायद ये चैप्टर अभी हटा दिया है या नहीं हटाया, मुझे भी पूरी तरह से नहीं पता है, लेकिन इस चैप्टर को जब आप पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा और फिजिक्स में भी आप देखोगे, आपको सबसे बड़ी समस्या एक इसमें आती है कि हमें एक तो ये समझ में नहीं आता कि कब तो निकाय द्वारा किया गया कार्य होगा और कब निकाय पर किया गया कार्य होगा, और कभी इसको धनात्मक ले लेते हैं और कभी इसको ऋणात्मक ले लेते हैं, तो कब धनात्मक लेना है और कब ऋणात्मक लेना है, ये अगर हमारे समझ में आ जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी इस चीज को समझने में। तो देखिए, जब भी निकाय को हम ऊष्मा देंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को, जब भी निकाय को ऊष्मा देंगे, निकाय मान लेते हम थोड़ी सी देर के लिए गैस है, ठीक है, तो इस गैस को जब भी ऊष्मा देंगे तब डेल क्यू का मान हमेशा धनात्मक होगा। और अगर ये गैस किसी को ऊष्मा दे, गैस से किसी में ऊष्मा ट्रांसफर हो, अगर किसी वस्तु से गैस में आ रही है ऊष्मा तो धनात्मक होगा डेल क्यू का मान, और अगर गैस से किसी वस्तु में जा रही है तो डेल क्यू का मान ऋणात्मक हो जाएगा। जब निकाय ऊष्मा दे रहा है तो धनात्मक, और जब निकाय को ऊष्मा दी जा रही है तो धनात्मक, और जब निकाय से ऊष्मा ली जा रही है तो ऋणात्मक। अब बच्चों हम सब जानते हैं किसी भी पदार्थ को जब हम ऊष्मा देते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर निकाय के ताप में वृद्धि हो, अगर निकाय के ताप में वृद्धि हो तो समझ लो आपने उसको ऊष्मा दी है। ऐसा नहीं है कि वृद्धि नहीं होगी तो ऊष्मा नहीं दी होगी, ऐसा भी होता है कि निकाय को हम ऊष्मा तो देते हैं लेकिन उसके ताप में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर ताप में परिवर्तन हो रहा है तो गारंटी से ये मान लो कि आपने उसको ऊष्मा दी है। ताप में वृद्धि हो रही है तो आपने उसको ऊष्मा दी है। ठीक है, एक स्थिति यह आएगी जब हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देंगे उसके ताप में वृद्धि होगी, और दूसरी स्थिति यह आएगी कि जब हम पदार्थ को ऊष्मा देंगे तो उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोनों चीज होंगी, परिवर्तन नहीं हो ऐसा भी हो सकता है और परिवर्तन हो ऐसा भी हो सकता है। तो हम दोनों स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली स्थिति कि जब ताप में परिवर्तन हो रहा है, उस स्थिति में जब भी आप ऊष्मा देंगे तो ताप बढ़ेगा। अच्छा, आप दूसरी स्थिति ले लें, अगर ताप नहीं बढ़े तो हम कैसे पहचाने कि ऊष्मा दी है कि ली है? अगर कोई द्रव पदार्थ को ऊष्मा दी गई है और उसके ताप में परिवर्तन नहीं हुआ है तो समझ लो कि वो गैस में चेंज हो जाएगा। द्रव जो है वो गैस में चेंज हो जाएगा, और अगर वो ठोस है तो ठोस द्रव में चेंज हो जाएगा। यानी ठोस जब भी गैस या वाष्प में, गैस की जगह वाष्प कह देते हैं, वाष्प में चेंज हो तो समझ लो ऊष्मा दी है। ठोस द्रव गैस या वाष्प में चेंज हो तो ताप में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अवस्था में परिवर्तन से हम क्या समझ सकते हैं कि इसको ऊष्मा दी गई है। और अगर ताप में परिवर्तन हो तब हम कहेंगे कि ताप में वृद्धि हुई है तो ऊष्मा दी गई है। अच्छा, अब दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति यह है कि अगर किसी निकाय से ऊष्मा ली गई है, हमने निकाय से ऊष्मा को निकाल लिया कैसे भी करके, जैसे किसी चाय को अगर मैं निकाय मानूं और उस चाय से भरे हुए बर्तन को पानी के अंदर रख दूं तो क्या होगा? वो चाय अपनी ऊष्मा किसको दे देगी बच्चों? पानी को दे देगी। यानी कि चाय के ताप में क्या आएगी? कमी आएगी। तो हम कहेंगे कि जब भी निकाय ऊष्मा देगा, जब निकाय ऊष्मा लेगा तो दो तरह के परिवर्तन होंगे। ऊष्मा लेगा तो दो तरह के परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन क्या हो सकता है कि ताप बढ़ जाए, और दूसरा परिवर्तन क्या होगा? दूसरे तरह का, इन दोनों में से होगा एक ही, दोनों एक साथ नहीं होंगे। अगर एक साथ होंगे तो एक समय यह होगा और कुछ देर बाद में दूसरा होगा।
या पहले ये वाला परिवर्तन हो जाएगा, बाद में ये वाला परिवर्तन होगा। अब दोनों परिवर्तन कौन कौन से? तो पहला परिवर्तन तो क्या है कि जब भी निकाय को ऊष्मा दी जाएगी तो या तो उसका ताप बढ़ जाएगा, और अगर ताप में परिवर्तन नहीं हुआ तो जो सॉलिड है वो लिक्विड में, और जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाएगी। ठीक है। अगर मान लो ये दोनों ही चीजें एक साथ हो रही है तो दोनों में से कोई भी एक चीज पहले होगी और दूसरी चीज उसके जस्ट बाद में। जैसे पहले ताप बढ़ा और उसके बाद में ठोस जो है वो द्रव में ठोस जो है वो द्रव में चेंज हो गया। या इसका उल्टा भी हो सकता है, पहले ठोस द्रव में चेंज हो गया फिर ताप बढ़ने लगा। ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक क्रिया हो रही है तो समझ लो कि आपने ऊष्मा दी है जिसका मान पॉजिटिव है। ये पहचानने का तरीका है। ठीक है। अब मान लो कि इसके अलावा दूसरे काम हो रहे हैं कि किसी पदार्थ का जो ताप है वो या तो कम हो रहा है और या फिर गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है। ठीक है। तो समझ लो कि निकाय से आप ऊष्मा ले रहे हो। जैसे मैंने पानी में चाय के बर्तन को रखा, ठीक है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं चाय को निकाय मानूं तो हम कहेंगे चाय का ताप कम हो रहा है, यानी चाय ने ऊष्मा दी है। और पानी का ताप कम होगा कि बढ़ेगा बच्चों? बढ़ेगा। 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 सर। तो हम क्या कहेंगे? पानी ने ऊष्मा ली है, चाय ने दी है और पानी ने ली है। तो पानी के लिए ऊष्मा का मान धनात्मक हो गया और चाय के लिए ऊष्मा का मान ऋणात्मक हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? देखो मैं चाय और पानी का उदाहरण इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपने देखा है। अब अगर मैं कहूं कि ऑक्सीजन को गर्म करेंगे तो आप कहोगे भाई हमने ऑक्सीजन को गर्म होते हुए देखा ही नहीं। तो हम कैसे बताएं? ऑक्सीजन को गर्म होते हुए देखा ही नहीं। तो जो चीज आपने देखी हुई हम उदाहरण उसका ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा चाय और पानी के उदाहरण से ही इसे सॉल्व करेंगे। हम इसकी जगह बहुत सारे दूसरे उदाहरण भी लेंगे। ठीक है। तो हमें एक बात तो पता चल गई कि ऊष्मा जब निकाय ग्रहण करता है तो ऊष्मा का मान धनात्मक लिया जाता है, और जब ऊष्मा देता है निकाय किसी दूसरे पदार्थ को, परिवेश को, तब इसका जो मान है वो ऋणात्मक लिया जाता है। इसी तरीके से जो निकाय है अगर मैं उसको गैस मान लू, ठीक है, गैस मान लू, निकाय जब कार्य करता है, ठीक है, निकाय जब कार्य करता है तो कार्य का मान धनात्मक लिया जाता है। निकाय द्वारा कार्य किया जाता है। अब निकाय द्वारा कब कार्य किया जाएगा? अगर निकाय गैस है तो जब भी निकाय का प्रसार होगा निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा, और अगर निकाय पर कार्य किया गया है तो कार्य का मान आपको ऋणात्मक लेना पड़ेगा, ऋणात्मक लेना पड़ेगा। अब ऐसा कब होगा? संपीडन में, संपीडन या संकुचन में। यानी जब आयतन में वृद्धि होगी तो निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा, और जब आयतन में कमी आएगी तो निकाय पर कार्य किया जाएगा। आयतन में वृद्धि तो निकाय द्वारा कार्य, और आयतन में कमी तो निकाय पर कार्य। ठीक है। अब जैसे गैस आपने भर दी गुब्बारे में, ठीक है, अब गुब्बारे को आप मान लो गर्म पानी में रख दो तो गैस का क्या होगा बच्चों? प्रसार होगा, उसका आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा? गैस के अणु दीवार जो गुब्बारे की परत है उस पर टक्कर करेंगे और गुब्बारे की परत को फैलाने का प्रयास करेंगे। यानी क्या कर रहे हैं वो? एक तरीके से गुब्बारे की परत को धक्का दे रहे हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार से तीसरी चीज और वो तीसरी चीज क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि डेल यू। जब भी निकाय के ताप में वृद्धि होगी तो डेल यू का मान धनात्मक होगा, और जब भी इसके ताप में कमी आएगी तो डेल यू का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने अभी अभी बताया कि एक स्थिति ऐसी भी आती है जब ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। होता है ना? कब होता है? जब ठोस द्रव में चेंज होता है तो ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब द्रव गैस में चेंज होती है, ठीक है, तो ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में ये जो du है इसका मान शून्य हो जाएगा। ठीक है।
इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में हमने क्या सीखा कि किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा की मात्रा निकाय द्वारा किए गए कार्य और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के योग के बराबर होता है। अब इसमें एक और खास बात है बच्चों, और वो खास बात क्या है, वो खास बात ये है बच्चों कि जो निकाय है उसके लिए जब हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखते हैं तो उसकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे पहली सीमा यह है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये नहीं बताता है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की दिशा क्या होगी, यानी कि ऊष्मा के स्थानांतरण की दिशा ए से बी की ओर होगी या बी से ए की ओर होगी। हमें पहले ऊष्मा स्थानांतरण की दिशा बतानी पड़ेगी, उसके बाद में हम ये नियम लिख सकते हैं। ये नियम लिखने के बाद में ऊष्मा स्थानांतरण की दिशा नहीं बता सकते, यानी ऊष्मा स्थानांतरण की दिशा हमें पहले से पता होनी चाहिए इस नियम के लिए, ठीक है। और इससे यह भी नहीं पता चल रहा है कि जो उसमें स्रोत है, जो निकाय है, जो ऊष्मा दे रहा है या ऊष्मा ले रहा है, वो ठंडा है या गर्म है, यह भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक और खास बात है कि सारी की सारी जो ऊष्मा है उसको हमने दो भागों में बांट दिया यहां पर, ठीक है। सारी की सारी ऊष्मा जो है उसको हमने दो भागों में बांट दिया, एक भाग ताप में परिवर्तन में और दूसरा जो भाग है वो अवस्था परिवर्तन में, यानी ठोस से द्रव और द्रव से गैस में। अगर सारी की सारी ऊष्मा जो है वो यांत्रिक कार्य में सतत रूप से परिवर्तित हो जाए, होती है कि नहीं होती है, इसकी जानकारी इससे हमें नहीं पता चल रही है। कैसे नहीं पता चल रही है कि भाई इस नियम से हमें ऐसा लगता है कि ताप बढ़ेगा ताप घटेगा तो ही हम पता लगा पाएंगे कि जो ऊष्मा की जो मात्रा है वो पहुंची है या नहीं पहुंची है, ठीक है। लेकिन ये जो ऊष्मा की मात्रा है, ये ऊष्मा की मात्रा जब किसी पदार्थ को दी जाती है तो वो पदार्थ किस अवस्था में किस ताप पर ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, उस ताप से वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये प्रारंभिक ताप पर निर्भर करता है। जैसे एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, मान लीजिए आपके पास में पानी है और उसका ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अगर आप इसको ऊष्मा देंगे तो इसके ताप में वृद्धि होगी, ये पानी जो है वो सीधे वाष्प में चेंज नहीं होगा। लेकिन यही पानी अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता पहले से ही, और अब अगर आप इसको ऊष्मा देते तो इसके ताप में वृद्धि नहीं होती, ये पानी जो है इस पानी के ताप में वृद्धि होने की बजाय ये पानी वाष्प में चेंज हो जाता। यानी कि जो परिवर्तन होगा वो प्रारंभिक ताप पर भी निर्भर करेगा। अब देखो ये सारी चीजें जो हम समझ रहे हैं उसमें हमें तीन चीजों की जरूरत है। एक तो ऊष्मा की जरूरत है, एक कार्य की जरूरत है और एक डेल यू की जरूरत है। तो कार्य का जो मान है वो तो आप देख ही चुके हैं कि हम इंटीग्रेशन पी डीवी का जो सूत्र है V1 से V2 तक, ये सूत्र हम कार्य का काम में लेकर के कार्य का मान निकाल सकते हैं। du का जो मान है वो हम ताप में परिवर्तन से गणना करने का प्रयास करेंगे इसी सूत्र से। लेकिन जो ऊष्मा है उसकी गणना जब हमें करनी है तो उसकी गणना हम कैसे करें, उसकी गणना करने के लिए हमारे पास में अलग अलग तरह के सूत्र हैं, और वो जो सूत्र है वो आएंगे हमारे पास में परिभाषा से। वो सूत्र हमारे पास में किससे आएंगे बच्चों, परिभाषा से आएंगे। जैसे सबसे पहले हमने ऊष्मा धारिता की परिभाषा पढ़ी थी। ऊष्मा धारिता, ऊष्मा धारिता किसे कहते हैं बच्चों, ऊष्मा धारिता, हालांकि देखो यहां सीधे सूत्र लिखे हुए हैं, ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, सीधे सूत्र क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि परिभाषाएं हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं ऊष्मा धारिता की परिभाषा क्या है। किसी भी पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की ऊष्मा धारिता हम कहते हैं, ठीक है। ये हो गया S बराबर डेल क्यू बटा डेल टी। अब ये बात तो तय है कि अगर आपको 1 किलोग्राम पदार्थ के ताप में परिवर्तन करना हो और 10 किलोग्राम पदार्थ के ताप में परिवर्तन करना हो, और दोनों को अगर आप बराबर बराबर ऊष्मा दें तो आपको 10 किलोग्राम पदार्थ को ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा
ज्यादा देर तक ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। यानी कि ऊष्माधारिता का मान अलग अलग द्रव्यमान के लिए अलग अलग आता है। दूसरी जो परिभाषा है वो है विशिष्ट ऊष्माधारिता की। और विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा क्या है? किलोग्राम द्रव्यमान के ताप में 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं, और इसे स्मॉल एस से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र होता है 1/m डेल क्यू बटा डेल टी। अब देखो, पदार्थ की ऊष्माधारिता S बराबर डेल क्यू बाई डेल टी थी, और विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है वो क्या है? 1/m डेल क्यू बाई डेल टी। तो डेल क्यू बाई डेल टी की जगह हम कैपिटल S रख दें तो हमारे पास में आ जाएगा स्मॉल s बराबर कैपिटल S अपॉन m। ठीक है, पर जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अगर आपको किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता दी गई है तो इस सूत्र से ऊष्मा का मान निकाल सकते हो। अगर विशिष्ट ऊष्माधारिता दी गई है तो इस सूत्र से ऊष्मा का मान निकाल सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से यदि किसी गैस के या किसी भी पदार्थ के 1 मोल पदार्थ में या 1 मोल मात्रा में ताप में 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन किया जाए, किसी पदार्थ की 1 मोल मात्रा में 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का परिवर्तन किया जाए, तो इसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। इसे हम स्मॉल c से व्यक्त करते हैं। ये होता है सूत्र 1/म्यू डेल क्यू बाई डेल टी। ठीक है, और अगर यही विशिष्ट ऊष्माधारिता जो 1 मोल के लिए हमने निकाली है ये स्थिर दाब पर निकाली जाए तो इसे स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं, और अगर स्थिर आयतन पर निकाली जाए तो स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। यानी कि किसी पदार्थ के 1 मोल मान के ताप में 1 केल्विन का परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी वो कहलाएगी मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। यदि किसी पदार्थ के 1 मोल मान के ताप में जो 1 केल्विन का परिवर्तन किया गया है उस समय अगर दाब स्थिर रखा गया है तो इसे हम कहेंगे स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता, और अगर आयतन स्थिर रखा गया है तो हम कहेंगे स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक है, तो ये हमने 4 सूत्र 5 सूत्र देखे। तीसरा जो सूत्र है वही सूत्र हमारे स्थिर आयतन और स्थिर दाब पर भी काम आएगा। ये सभी सूत्र हम क्यों काम में ले रहे हैं? ये सूत्र हम काम में ले रहे हैं ऊष्मा का मान ज्ञात करने के लिए। डेल क्यू का मान कैसे ज्ञात करेंगे तो हम इन सूत्रों से ज्ञात कर सकते हैं। इससे आगे हम चलें तो ये देखिए, जो सूत्र मैं बता रहा था वो आगे स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। अब देखो, 2 तरह की विशिष्ट ऊष्माधारिता, जैसे आपको कहा कि स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता निकालो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता, तो आप कहोगे 1 किलोग्राम पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन करते समय यदि दाब को स्थिर रखा जाए तो इसमें जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होगी उसे हम कहेंगे स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक है, हम सूत्र लिखेंगे 1/m डेल क्यू बाई डेल टी। लेकिन अगर मैं 1 किलोग्राम की जगह 1 मोल लूं तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। अभी हमने क्या कहा? स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता, और अगर मैं 1 किलोग्राम की जगह 1 मोल ले लूं और दाब को स्थिर रखूं तो नाम क्या हो जाएगा? स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो एक बात ध्यान रखना कि आपको जो लिखा गया उसे ध्यान से पढ़ना। विशिष्ट ऊष्माधारिता लिखा है तो समझ लो केवल विशिष्ट ऊष्माधारिता लिखा है, उसमें कहीं पर भी मोलर नहीं शब्द नहीं लिखा हुआ है, तो समझ लो कि द्रव्यमान का मान 1 किलोग्राम लिया हुआ है। और अगर उसमें मोलर शब्द लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ लो कि द्रव्यमान का मान 1 किलोग्राम नहीं लेकर के 1 मोल लिया गया है। 1 मोल हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। ठीक है,
अब इससे हम एक बहुत विशिष्ट सूत्र याद करेंगे जिसे हम कहते हैं मेयर का संबंध। इसे हम क्या कहते हैं? मेयर का संबंध। देखिए बच्चों, हम सब जानते हैं कि जो पहला नियम अभी अभी हमने पढ़ा है, वो पहला नियम क्या है? तो पहला नियम हमने पढ़ा डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू का जो मान होता है वो होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू का मान होता है पी इंटू डी वी। पी इंटू डी वी, पी इंटू डी वी। आप चाहो तो इस सूत्र को ऐसे लिख सकते हो और चाहो तो लिख सकते हो डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस पी इंटू डेल वी। जहां पर सब जगह डेल आएगा तो यहां भी डेल आ जाएगा। तो जो डेल डब्ल्यू है या डी डब्ल्यू है उसका मान हम पी डीवी के रूप में लिख सकते हैं। अब मेयर का जो संबंध है वो केवल गैसों के लिए होता है। पहली बात तो ये फिक्स हो गई कि ये गैस के लिए, और कौन सी गैस के लिए? आदर्श गैसों के लिए लागू होता है। ये रियल गैस यानी वास्तविक गैस के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, मान लो कि एक पात्र है और उस पात्र में गैस भरी हुई है। उस गैस की जो मात्रा है वो है म्यू मोल। ठीक है, ये आदर्श गैस है। अगर इस पात्र में भरी हुई गैस को हम डी क्यू या डेल क्यू ऊष्मा देवें तो इसके आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा और गैस की अवस्था में भी परिवर्तन होगा। अवस्था में परिवर्तन का मतलब यह नहीं है कि जो गैस है वो द्रव बन जाएगी या प्लाज्मा बन जाएगी या ठोस बन जाएगी। अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है? गैस का आयतन, ताप या ताप, इन तीनों में से किसी एक में या किन्हीं दो में या तीनों में परिवर्तन होगा। अब किसमें परिवर्तन होगा भी हम ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ऊष्मा हमने दी है, ऊष्मा गतिकी का पहला नियम कहता है कि ये दी गई ऊष्मा की जो मात्रा है डी क्यू, जो भी ऊष्मा की मात्रा दी है डी क्यू या डेल क्यू, ये डी क्यू ऊष्मा की मात्रा दो रूप में काम आएगी। एक कार्य करने के लिए डी डब्ल्यू, अवस्था परिवर्तन में किए गए कार्य के रूप में, और शेष जो ऊर्जा है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के लिए। ये जो डी डब्ल्यू है इसका मान पी डी वी होता है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस सूत्र को आगे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, अब अगर मान लो मैं गैस को गर्म करता हूं, ठीक है, एक पात्र के अंदर बंद करके, आपने क्या किया कि आपने एक डब्बे में गैस भर दी, ठीक है ना, और डब्बे का जो बाहरी आवरण है वो लोहे का बना हुआ है। अब जब आप गैस को गर्म करोगे तो क्या होगा बच्चों? क्या वो लोहे का आवरण फैल जाएगा? नहीं। अरे लोहे का आवरण फैल जाएगा क्या या सिकुड़ जाएगा? हम कहेंगे ना फैलेगा ना सिकुड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोहे के आवरण को फैलाने और सिकुड़ने के लिए ताप की जरूरत होती है। हालांकि ताप मिल रहा उस आवरण को तो वो फैलेगा और सिकुड़ेगा, लेकिन लोहे के आवरण को बहुत ज्यादा ताप देने पर उसके आयतन में होने वाला परिवर्तन जो होता है वो नगण्य होता है। और इस वजह से हम क्या मान सकते हैं कि लोहे के आवरण में कोई आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि गैस जो उसके अंदर भरी हुई है पहले कितना स्थान घेर रही थी बच्चों? जितना बड़ा वो बॉक्स है उतना ही स्थान घेर रही थी, और जब आप गर्म करोगे तो कितना स्थान घेरेगी? तब भी उतना ही स्थान घेरेगी, तब भी उतना ही स्थान घेरेगी जितना पहले घेर रही थी। यानी कि अगर हम इस कार्य को स्थिर आयतन पर संपादित करें, दो तरीके से देख रहा हूं मैं कि अगर हम जो ऊष्मा दे रहे हैं उसको स्थिर दाब पर दें तो क्या होगा और स्थिर आयतन पर दें तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्थिर आयतन पर दें तो क्या होगा। अगर मैं इस ऊष्मा को स्थिर आयतन पर दूं तो हम कहेंगे स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर जो डीवी है यानी कि आयतन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और वो आ जाएगा हमारे पास में जीरो। डीवी का मान जीरो आ जाएगा। अगर डीवी का मान जीरो आ गया तो ये वाला जो पद है वो कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। अरे जीरो हो जाएगा ना, तो हमारे पास में क्या रह जाएगा? हमारे पास में रह जाएगा डी क्यू बराबर डी यू। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। लेकिन हमने एक और चीज पढ़ी थी,
और वो क्या पढ़ा था कि स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ के, स्थिर आयतन पर किसी भी पदार्थ के 1 मोल मान में ताप में परिवर्तन किया जाए तो उसके लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा होती है उसको हम कहते हैं मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। और इसका सूत्र होता है 1/म्यू डेल क्यू बाई डेल टी या डी क्यू बाई डी टी, दोनों ही लिख सकते हो आप। यहां से म्यू और डी टी को इधर ले जाओ, म्यू और डी टी को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, म्यू और डी टी को हम अगर इधर ले जाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा डी क्यू बराबर, एक तो सीवी है इधर, एक आ जाएगा म्यू और एक आ जाएगा dt। dq का मान कितना आ गया, सीवी म्यू dt, लेकिन dq का मान किसके बराबर है, du के बराबर है। यानी कि यहां पर dq को हटाकर क्या लिखा जा सकता है, du लिखा जा सकता है। तो ये आ गया हमारे पास में du बराबर cv इंटू म्यू इंटू dt। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। ये तो हमारे पास में किसका मान आ गया, du का मान आ गया, ये du का मान आ गया, du का मान आ गया हमारे पास में cv। फिर से देख लो एक बार, फिर से समझ लो, देखो cv बराबर होता है 1/म्यू dq बाई dt। यहां से अगर मैं dq का मान निकालना चाहूं तो हो जाएगा cv इंटू म्यू इंटू dt। और हमने देखा कि स्थिर आयतन पर dq बराबर du प्लस पी dv में जो dv है उसका मान 0 होता है, और dv का मान 0 होगा तो dq का मान किसके बराबर हो जाएगा, du के बराबर। तो यहां से उठा करके और dq की जगह रख दीजिए du, ये हो गया du बराबर cv इंटू म्यू इंटू dt। तो ये हमारे पास में किसका मान आ गया, du का मान आ गया। अब दूसरी स्थिति हम ले रहे हैं स्थिर दाब पर। स्थिर दाब पर क्या होगा, स्थिर दाब पर हम सब जानते हैं, सामान्य स्थिति में स्थिर दाब पर हम सब जानते हैं कि 1 मोल पदार्थ के ताप में अगर परिवर्तन किया जाए तो ये होता है Cp बराबर 1/म्यू dq बाई dt। 1 मोल पदार्थ के ताप में 1 केल्विन का परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसको हम कहते हैं मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो यहां से dq का मान निकालो, dq का मान कितना आएगा यहां से बच्चों, dq का मान आ गया यहां से Cp इंटू म्यू इंटू dt। ठीक है, दो मान आ गए हमारे पास में, एक तो du का आ गया और एक dq का आ गया। ठीक है, अब हमारे पास में एक पद और बचा हुआ है, और लास्ट वाला पद कौन सा है बच्चों, लास्ट वाला पद है हमारे पास में ये p डेल v या p dv का। ठीक है, देखो अवस्था समीकरण होता है pv बराबर म्यू आर टी। ठीक है, अगर मैं स्थिर दाब पर ये मान निकालना चाहूं, ठीक है, तो इसका अवकलन कर दीजिए, अवकलन करते हैं तो ये हो गया अवकलन पी वी बराबर, दूसरी तरफ भी हो गया अवकलन म्यू आर और टी। और अवकलन का रूल क्या है बच्चों, अवकलन का पहला रूल है कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो। तो स्थिर दाब पर हम ले रहे हैं तो पी कांस्टेंट होगा, तो ये पी को बाहर निकाल दिया, डी किसके साथ में चला गया, वी के साथ में, तो ये क्या हो गया पी डीवी बराबर। ऐसे इसमें कौन कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे कि अगर दाब कांस्टेंट रहे और पदार्थ को ऊष्मा दी जाए तो पदार्थ में मोल मात्रा यानी अणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन होता है क्या, पदार्थ के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा क्या, हम कहेंगे नहीं, यानी म्यू का मान कांस्टेंट रहेगा। गैस स्थिरांक तो पहले से कांस्टेंट रहता है, पर ऊष्मा देने पर ताप जरूर परिवर्तित हो जाता है, तो ये डी किसके साथ चला जाएगा, ताप के साथ में, तो यहां क्या आ जाएगा डी टी। अब देखो हमारे पास में 3 मान आ गए, एक मान तो हमारे पास में सामने लिखा हुआ है पी डीवी का। ठीक है, इससे पहले हमने 2 मान और निकाले, एक निकाला डी यू का जो था हमारे पास में सी वी इंटू म्यू इंटू डी टी, एक हमारे पास में आया डी क्यू बराबर सी पी इंटू म्यू इंटू डी टी, और एक मान आ गया हमारे पास में पी डीवी का म्यू इंटू आर इंटू डी टी। अब जो समीकरण है आपके पास में बच्चों, समीकरण कौन सी है हमारे पास में, डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डीवी। इस समीकरण में डी क्यू डी यू और पी डीवी का मान रख देते हैं। तो डी क्यू का मान रखता हूं सबसे पहले मैं सीपी इंटू म्यू इंटू डी टी। ठीक है,
दूसरी तरफ हमारे पास में कौन है, डी यू का मान कितना है, CV इंटू म्यू इंटू dt, ठीक है, और प्लस पीडीवी का मान कितना है, ये रहा म्यू आर इंटू dt। अब देखो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, इन दोनों ही साइडों में एक चीज कॉमन आ रही है, वो है म्यू dt। तो इधर तो हो गया CP इंटू म्यू dt, ठीक है, और जो राइट साइड है उसमें आपके पास में म्यू dt को मैं कॉमन ले लूं तो पहले पद में तो आपके पास में बचेगा ओनली CV और दूसरे में बचेगा R, तो ये हो गया CV प्लस R। ये म्यू dt से म्यू dt कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास में, आपके पास में जो बच गया है वो है, एक तरफ तो है CP, दूसरी तरफ है CV प्लस R। इस CV को लेफ्ट में ले जाओ तो आपके पास में हो जाएगा CP माइनस CV बराबर R। इसको अपन कहते हैं मेयर संबंध, ठीक है। ये आपके केमिस्ट्री में भी है और आपके फिजिक्स में भी है, तो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भी ये बहुत बार आता है।